All right. So now we will start with the revision of chapter income from house property. अब इसमें क्या दिया है अपने को? इसमें एक स्पेसिफिक तरीका है कैलकुलेशन का इनकम का, एंड देन देयर आर अ कपल ऑफ डिडक्शंस. बहुत ही एकदम स्पेसिफिक है ये पूरा चैप्टर. इसमें हमको उसके जो तरीका है, रूल है, उसको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले वी कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर. फिर हमको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू, जिसमें से दो डिडक्शंस मिलते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड इंटरेस्ट डिडक्शन. इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है, ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया उसका नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया उसका मिलता है डिडक्शन, बराबर है. अब ये जो जीएवी की हमने बात किया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखना है. बट उसके पहले देखिए, देयर शुड बी एनुअल वैल्यू विच इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस लैंड अपर्चुनेंट देयर टू. देन ओनर, assessee should be the owner of the property. Owner includes deemed owner. कुछ deemed owner के 4-5 केसेस हैं यहाँ पर, है ना. एक्सेप्ट इफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द बिजनेस इनकम, है ना, जिसमें आप पीजीबीपी हेड में इनकम कमा रहे हो तो उसका एक्सेप्शन है. अब जो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, नॉर्मली उसका तरीका क्या है? नॉर्मली उसका तरीका है हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट. ऐसा ही था, तो ये लिखा है. इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, और इससे हम लोगों को मिल जाता है. फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो हमको मिल जाता है जीएवी. उसमें से फिर आगे का कार्यक्रम ऐसा है. अब इसमें हम लोग ने बहुत सारे स्पेशल केसेस देखा था, एंड बिफोर वी गो टूवर्ड्स दैट, एक्चुअल रेंट में से एक आइटम का डिडक्शन अलाउड रहता है विच इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेंट. अगर हम लोग 4 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि अगर वो टेनेंट जो है इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, बोनाफाइड टेनेंसी थी, और प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया या स्टेप्स ले लिया है उसको वेकेट करवाने के, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है, या एओ हैज बीन सेटिस्फाइड दैट द प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, तो अनरियलाइज्ड रेंट को हम माइनस कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसा रेंट रहता है जो रिसीवेबल है बट अनरियलाइज्ड नहीं है, मतलब कि डूबा नहीं है पैसा, बाद में मिल जाएगा, तो उसको माइनस नहीं करते हैं. रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं एज पर द अक्रूवल मेथड, और रिसीव में अगर एडवांस में मिल गया तो भी वो इंक्लूड हो जाते हैं, बराबर है. अनरियलाइज मतलब एकदम बैड डेट्स हो गया तो हम लोग उसको माइनस करते हैं. अब इसमें हम लोग ने बहुत सारे केसेस देखा था, अलग अलग सिनेरियोज, 7-8-6-7 केसेस देखा था अपन ने. क्या था? एक नॉर्मल केस जिसमें हम लोग फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं, इफ इट इज लेस तो स्टैंडर्ड रेंट पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं, रीजनेबल रेंट आता है. फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर इज द जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, इट इज द परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू. अगर आपको लिखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% है, तो जीएवी का 10% नहीं है, किसका है? म्यूनिसिपल वैल्यू का है. ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन में करते करते गलती हो सकती है. कभी कभार आपको एग्जाम में ये 3 आइटम दूसरे सीक्वेंस में दिए रह सकते हैं, ऊपर स्टैंडर्ड रेंट फिर फेयर रेंट, तो ऐसा नहीं करना पहला और दूसरा विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन तीसरा. ऐसा नहीं पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? कहाँ फिक्स होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट रहता है उसमें फिक्स होता है. ऐसा. फिर एनएवी के बाद में 2 डिडक्शंस मिलते हैं. इंटरेस्ट डिडक्शन में एक ही जगह लिमिट लगती है, जहां प्रॉपर्टी का एनएवी नील लिया है बाय कंसिडरिंग इट एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. और ऐसा कितनी प्रॉपर्टीज के लिए अलाउड है? 2, है ना. फिर केस नंबर 2, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम महीनों के लिए मिला, वेकेंसी थी तो, लेकिन फिर भी एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो फिर हम लोग एक्चुअल रेंट लेते हैं. लेकिन अगर एक्चुअल रेंट वेकेंसी के कारण कम है, जैसे यहां पर वेकेंसी थी इसलिए कम है, तो फिर हम लोग एक्चुअल रेंट लेते हैं इवन दो वो कम है. तो यहां पर लगता है सेक्शन 23(1)(c), रीजनेबल इफ द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वेकेंसी, मतलब प्रॉपर्टी खाली थी कुछ समय, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्चुअल रेंट ले सकते हैं. ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है. देन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं आप, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द असेसी और फैमिली मेंबर, या असेसी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया बिकॉज उसके कोई और शहर में जॉब है या बिजनेस है जहां पर वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता है, तो उसकी जिस शहर में प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, ऐसा भी लिखा है.
तो उसका NAV नील यहाँ से कहानी शुरू होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं है और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है बट अप टू लिमिट। लिमिट कितनी लगती है? 30,000 और 2 लाख। ये टोटल इंटरेस्ट में लिमिट लगती है, मतलब करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। याद है क्या कुछ? 2 लाख का कब लिमिट मिलता है 30 की बजाय? जब 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499 फॉर acquisition or construction which is completed within 5 years from the end of the financial year in which the loan was taken. म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि वो NAV के पहले का आइटम है। देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। समझ रहे क्या? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला केस होता है। देन अगर प्रॉपर्टी कुछ साल के कुछ महीनों के लिए से लेट आउट है और कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसमें हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीनों का लेते हैं या पीरियड ऑफ ओनरशिप का, और एक्चुअल रेंट जितने महीने के लिए लेट आउट किया उसका ही लेते हैं और हम लोग उसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। भले ही ये लॉजिकल कंपैरिजन नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा कंपेयर करते हैं। अगेन विच एवर इज हायर, सीधा सीधा। तो यहाँ वेकेंसी वाला अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि वेकेंट नहीं है ना, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। समझ रहे क्या? तो रीजनेबल रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट 8 महीने का, विच एवर इज हायर लेते हैं। उसके बाद में आपको पूरा डिडक्शंस मिलता है अनलिमिटेड, मतलब कि ये इंटरेस्ट पे कोई लिमिट नहीं लगती है। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी जितना पे किया उतना डिडक्शन मिल जाता है। समझ रहे हो क्या? देन हाँ, अगर रीजनेबल रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है वैकेंसी के कारण तो फिर हम एक्चुअल रेंट लेते हैं, लेकिन और कोई कारण तो फिर हम रीजनेबल रेंट लेते हैं। समझ रहे क्या? पढ़ा हुआ है। देन अगर ये बहुत पॉपुलर टाइप का केस है जिस पे क्वेश्चंस भी पूछते हैं काफ़ी बार, एक प्रॉपर्टी के 2 या 3 पार्ट्स हैं। मान लो एक पार्ट बिजनेस के यूज कर रहे हैं तो उसका तो इस हेड में कुछ करना ही नहीं है, बिजनेस इनकम में इंक्लूड करना है। अब एक पार्ट आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया और एक पार्ट आपने लेट आउट किया, तो ट्रीट एज इफ दे आर सेपरेट प्रॉपर्टीज। जो पार्ट को सेल्फ ऑक्यूपाई किया उसका NAV नील ले लो और उसमें से इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो प्रोपोर्शनेटली, है ना। टोटल इंटरेस्ट अगर दिया है तो उस पार्ट का इंटरेस्ट निकाल लो और उस पर लिमिट लगा दो इफ एप्लीकेबल। और जो लेट आउट वाला पार्ट है उसके लिए भी सभी वैल्यू प्रोपोर्शनेट निकालो पहले तो, क्योंकि आपको कई बार पूरी बिल्डिंग का दिया रहेगा तो उसका जो भी प्रोपोर्शन आता है, ये 230 के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इट कैन बी एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो निकाल लो। फिर रीजनेबल रेंट मिलेगा, उसको कंपेयर करो उस पार्ट के एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट तो उसी पार्ट का रहेगा जो लेट आउट किया, विच एवर इज हायर। और फिर इसमें भी वो वैकेंसी अलाउंस वगैरह एप्लीकेबल है तो लगेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड भी अगर पूरी प्रॉपर्टी का दिया है तो सिर्फ उतने प्रोपोर्शन का आपको मिलेगा, बाकी खर्चों का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। फायर इंश्योरेंस या तो पेंटिंग चार्जेस, रिपेयरिंग, उसका नहीं मिलता है क्योंकि बाद में क्या मिल जाता है NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है कि नहीं। और फिर इंटरेस्ट डिडक्शन, यहाँ भी टोटल इंटरेस्ट का उतना पार्ट मिल जाता है विदाउट एनी लिमिट। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें नॉर्मली लॉस ही रहेगा क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और इसमें इनकम रह सकती है, तो लास्ट स्टेप में उसको हम लोग सेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। बिकॉज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी वेरी वेल सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनफैक्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ होता है, बट अप टू 2 lakhs, वेरी गुड। बट कैरी फॉरवर्ड भी होता है, सेट ऑफ नहीं हो पाया तो कितने साल तक? 8 साल तक। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेट ऑफ होता है, मतलब बाकी भी चैप्टर्स लिंक्ड है तो ध्यान रहना चाहिए। देन फिर हम लोग ने और कौन से केस देखे थे? केस नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, केस नंबर 7। अगर मोर देन 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि उसमें से कोई भी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने चॉइस से मानेंगे और तीसरी को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट GAV बन जाता है और उसके आगे उसमें पूरा डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट भी विदाउट लिमिट मिलता है। अब इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन का रेंट, रीजनेबल रेंट वाला पार्ट देख के कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको तीनों केसेस असम्पशन लेके कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लगती है और लेट आउट वाले केस में नहीं लगती है। बराबर है कि नहीं? डीम टू बी लेट आउट में भी लिमिट नहीं लगती है। तो इसमें आपको वो ऑप्शन के साथ जाना होता है जिससे आपका इनकम लीस्ट आ रहा है या लॉस हाईएस्ट आ रहा है। समझ रहे क्या? ये वाला, इसके भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 3 केसेस थे, है ना, 3 असम्पशंस। एंड अगर को ओनरशिप वाला केस है तो आप अलग अलग ही प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर लो, उसमें मतलब सभी को ओनर के लिए उसका शेयर जितना है उसके हिसाब से। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें इंटरेस्ट का भी उसका जो शेयर है उतना डिडक्शन मिलेगा और उस पर 30,000 या 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल रहेगी।
ओनर को ओनर वाइज, मतलब टोटल लिमिट 2 लाख की नहीं है, को ओनर वाइज 2-2 लाख की है। और ये पार्ट पे आपके एमसीक्यूज में 2-3 क्वेश्चंस है, इंक्लूडिंग आईसीआई ने जो बनाए हैं, अगर आपने किया होगा तो, है ना, कि को ओनर्स है दोनों 2,40,000 2,40,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दोनों को 2-2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, लॉस हो जाएगा दोनों का 2-2 लाख का। यहाँ पर लॉस होना अच्छी बात है, बराबर है कि नहीं। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो एक बचा है, उसमें 2 टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, एक करंट ईयर इंटरेस्ट जो इस साल के लिए लगा आपको, और एक प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट, अगर पिछले मतलब 5 साल से ज्यादा टाइम लैप्स नहीं हुआ है, उसका 1/5 मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, जब से लोन लिया था, कब कंक्लूड होता है, हाँ, कंप्लीशन डेट के पहले वाला जो 31 मार्च है वहां तक के, तो उतने जो भी मंथ्स का इंटरेस्ट लगा है वो तब तक तो मिला नहीं है एज अ डिडक्शन, बट जिस साल कंप्लीशन हो गया है वो फर्स्ट ईयर है, वहां से 1/5 5 साल तक के मिलता है, 20% ईच फॉर द 5 ईयर्स। ये दोनों इंटरेस्ट को अपन ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस, तो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये टोटल इंटरेस्ट पे लिमिट लगती है। फर्दर इंटरेस्ट के बारे में हमने और बात किया है कि इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू लोन टेकन फॉर रिपेइंग द ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो अवेलेबल एज डिडक्शन, याद है क्या आपको। देन इंटरेस्ट के बारे में बात किया, पिनल इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, ये हमने पढ़ा है। तीसरा, इंटरेस्ट पेएबल है, पे नहीं किया तो भी डिडक्शन मिल जाता है, टेंशन नहीं है। चौथा, इंटरेस्ट अगर इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया किसी को पे करना है और उसमें टीडीएस का डिफॉल्ट किया तो डिडक्शन यहाँ डिसअलाउ हो जाता है ना, टीडीएस डिफॉल्ट किया तो ये कुछ इंटरेस्ट के बारे में बातें। अब इसमें आपको बस वो 31 मार्च का ध्यान रखना है। जैसे कि ये वाला केस है, मान लो प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ तक के गिनेंगे हम लोग, वो ईयर के पहले तक के, बराबर है कि नहीं। और उसके बाद में ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था, अपना सेकेंड ईयर चल रहे हैं, तो इसमें करंट ईयर इंटरेस्ट का तो पूरा डिडक्शन मिल ही जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो कि सिर्फ 11 महीनों का था उसका 1/5 मिल जाएगा, तो इतना टोटल इंटरेस्ट इस साल अपने को मिलेगा। और ये भी एक केस था उसका, उसमें इस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है तो भी इस साल का पूरा इंटरेस्ट इस साल मिलेगा, इंक्लूडिंग अप्रैल से जून का, अप्रैल मई का, दिख रहा है आपको। और ये जो पीरियड है पिछले 31 मार्च तक के, वो कितना महीनों का हो गया, 23 मंथ्स का, ये पीरियड का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मानेंगे, उसका 1/5 मिलेगा, बराबर है कि नहीं। ये हम लोग ने देखा है। बोलिए, बस इतना ही इस चैप्टर में। और फिर डीम्ड ओनर वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, फिर एक फॉरेन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी रही तो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल है ना, एनओआर या एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ये केस था। देन इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी रही, रेंट इंडिया में मिल गया तो फिर उन लोग के हाथ में भी टैक्सेबल रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, इनकम शुड बी अक्रूड आउटसाइड एंड रिसीव्ड आउटसाइड, तो ही एनओआर या एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहते हैं। देन डीम्ड ओनर के केसेस थे, अगर अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर करता है अदर देन दिस एक्सेप्शंस, तो फिर द असेसी इज डीम्ड टू बी द ओनर। इम्पार्टिबल एस्टेट का जो होल्डर रहता है तो वो उसको ओनर मानते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर रहता है जो सोसाइटी में शेयर होल्ड करता है एंड इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो ओनर माना जाता है। देन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसको ओनर मानते बायर को, प्रोवाइडेड पोजीशन मिल चुका है ना, कंसिडरेशन पे कर दिया है बायर ने या अग्री कर लिया, और अग्रीमेंट इन राइटिंग है तो सेल का अग्रीमेंट है, भले रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तो भी बायर इज डीम्ड टू बी द ओनर। और लास्टली लेसी, अगर लीज का पीरियड 12 इयर्स या उससे ज्यादा का है तो उसके एक्सेप्शन है, 1 ईयर से कम की लीज या मंथ टू मंथ जो लीज रिन्यू होती है उसमें ओनर नहीं मानते हैं। इतना हम लोग ने पढ़ा था। फिर इसकी थियरी में और भी था कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी लेट आउट करने का, तो फिर इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अगर आपके बिजनेस से इंसिडेंटल आपने लेट आउट किया प्रॉपर्टी को, तो फिर इन दैट केस अगेन बिजनेस हेड में कवर होती है। जैसे बिजनेस का गेस्ट हाउस था, आपने एम्प्लॉइज को दिया है, ऐसे केस में। या अगर कंपोजिट लेटिंग है जिसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज वगैरह भी इन्वॉल्व है, जहां सेपरेबल नहीं है, तो फिर इन दैट केस पूरा इनकम बिजनेस हेड या अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। लेकिन अगर सेपरेबल है
जैसे कि वो फैसिलिटी या एसेट का अलग से चार्ज किया, बिल्डिंग का अलग किया, तो बिल्डिंग वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में और अदर पोर्शन दूसरे हेड में, बराबर है कि नहीं? देन अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो जो ओनर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है जब तक डिस्प्यूट में, तब तक उसको रेंट मिल रहा है, उसके हाथ में टैक्सेबल। फिर सबलेटिंग की इनकम, सबलेटिंग की इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं रहेगी, इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पढ़ा था क्या अपन ने? ओनर होना चाहिए, द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। देन बिल्डिंग does not just have to be a residential building, it can be a commercial complex, it can be a swimming pool, open air theater etc, auditorium, सब कवर होता है। बट हाँ, साथ साथ में अगर बाकी के भी एसेट्स है, फर्नीचर है, ओके, तो सभी चीजें हैं, तो फिर इन दैट केस बिल्डिंग वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल, बाकी फैसिलिटीज का पोर्शन अदर हेड में, पीजीबीपी हेड में या तो अदर सोर्सेज हेड में, बराबर है। फिर एक हमने देखा था, अगर असेसी रियल एस्टेट डीलर है और वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड और उसने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि उसका मेन बिजनेस लेटिंग आउट नहीं है, मेन बिजनेस प्रॉपर्टी खरीद के बेचने का या बना के बेचने का है, समझ रहे हो क्या? लेकिन ये केस में अगर उसके पास प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग उसको डीम टू लेट आउट नहीं मानेंगे, कब तक के? 2 साल तक के। अच्छे से पढ़ के आए हो, मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंप्लीशन, 2 साल तक के हम लोग उसको उसकी एनएवी को निल लेंगे। ऐसी छोटी छोटी भी बहुत सारी चीजें चैप्टर भर में रहती हैं, इतनी चीजें थी। अब आपके ध्यान में और कुछ आ रहा है तो बताइए। कौन सा? अरियर्स ऑफ रेंट, करेक्ट। अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट, भले ही प्रॉपर्टी इस साल हम ओन नहीं करते हैं लेकिन हमने उसको रिसीव किया, तो सेक्शन 25 कैपिटल ए है, उसके अंदर में 30% डिडक्शन के बाद में वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। वेरी गुड। अरियर्स या अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर्स मतलब कि पुराना पेंडिंग रेंट, अनरियलाइज्ड मतलब जिसको पहले एक्चुअल रेंट में से हटाया था नहीं मिल रहा बोल के, बट अब मिल गया, तो वो 30% डिडक्शन के बाद में वो टैक्सेबल हो जाता है, इवन इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द असेसी, तो टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन इट इज रिसीव्ड। क्लियर है क्या? ऐसा है।